Good evening, friends. Welcome to the YouTube channel of Holly Education Point. Holly Education Point के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डायग्नोस्टिक टीचिंग और रेमेडियल टीचिंग के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो लेट अस मूव टू द पॉइंट पर मूव करते हैं और जानते हैं कि डायग्नोस्टिक टीचिंग और रेमेडियल टीचिंग का यूज कैसे, क्यों और कहाँ होता है। फ्रेंड्स, बालकों की कठिनाइयों का पता लगाकर उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए शिक्षक जो शिक्षण विधियां अपनाते हैं उसे उपचारी शिक्षण या डायग्नोस्टिक टीचिंग या रेमेडियल टीचिंग के सिलेबस के अंतर्गत पढ़ा जाता है। मीन्स एक्चुअल में हम लोग करते क्या हैं कि डायग्नोस्टिक में बालकों की जो कठिनाइयां हैं, जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, उस डिफ़िकल्टीज को डायग्नोस करते हैं, पता लगाते हैं और फिर उस कठिनाइयों को दूर करते हैं। उसको हम लोग रेमेडियल टीचिंग कहते हैं। इट मीन्स दैट रेमेडियल टीचिंग इज द टीचिंग which helps the pupils to get rid of their common और specific problem। कुछ बच्चों में क्या होता है, पुपिल्स को ये हेल्प करता है बच्चों का जो वीकनेस है उस वीकनेस को आइडेंटिफाई करने में। ये रेमेडियल टीचिंग को उपचारात्मक निदान कहते हैं और डायग्नोस्टिक टीचिंग को निदानात्मक उपचार कहते हैं। ये मोस्टली सी टेट, यूपी टेट, डीएलएड और भी कई प्रकार के टेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर हैं। बट आजकल जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें फ्रेंड्स होता क्या है कि वो हम लोगों को ये करने के लिए वो इसको ना अलग अलग नाम से पूछ लेता है। तो हम लोग एक नज़र उसको भी देख लेंगे कि इसको और किस नाम से जाना जाता है। तो कभी कभी रेमेडियल टीचिंग के नाम से ना पूछ करके या डायग्नोस्टिक टीचिंग के नाम से नहीं पूछ करके ये कुछ और नाम पूछते हैं। वो नाम मैं आपको बताता हूँ। उसमें पहला है कंपेंसेंट्री टीचिंग। तो ये कभी कभी अगर ये बात करे, कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो और इसमें रेमेडियल टीचिंग की बात हो और वहाँ पे रेमेडियल टीचिंग की बात ना करके कॉम्पनसेंट्री टीचिंग की बात करे तो आपको वो सारे रूल्स अपनाने हैं जो हम लोग रेमेडियल टीचिंग या डायग्नोस्टिक टीचिंग के अंतर्गत में पढ़ते हैं। या आप इसको कह सकते हैं करेक्शन टीचिंग, डेवलपमेंट एजुकेशन, प्रिपरेटरी एजुकेशन, बेसिक स्किल्स एजुकेशन या एकेडमिक अपग्रेडिंग। ये सारे के सारे फ्रेंड्स इसी के अंतर्गत आते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि रेमेडियल टीचिंग में हम लोग क्या करते हैं, उपचार करते हैं। लेकिन उपचार तो तभी करेंगे ना जब बालक की कठिनाइयां हमें पता चले। तो जिस पता कराने के लिए हम लोग उस बालक को क्या करते हैं, डायग्नोस करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, बालक को आइडेंटिफाई करना है कि बालक में प्रॉब्लम क्या है, बालक का वीकनेस क्या है। इस चीज़ को हम लोग सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। मीन्स कौन बालक को आइडेंटिफाई करना है, जो बालक स्लो लर्नर है। स्लो लर्नर बालक को हम लोगों को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। और आइडेंटिफाई करने के बाद आफ्टर आइडेंटिफाई उसको क्या करना है, उसको डायग्नोस करना है। मीन्स हेल्प देम टू गेट राइड ऑफ देयर प्रॉब्लम। वो अपने प्रॉब्लम से बाहर कैसे आए उसको हम लोगों को ये रेमेडियल क्लासेस के अंदर में करना है। एरिया ऑफ डिफ़िकल्टीज़, बालकों में कौन से एरिया में ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होते हैं। तो एक्चुअल में उसको ज़्यादा से ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ जो होते हैं वो LSRW के अंदर में ज़्यादा बालकों में डिफ़िकल्टीज़ देखा जाता है। यानी कि 4 जो स्किल्स होते हैं, LSRW, लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये 4 स्किल्स में बालकों में ज़्यादा प्रॉब्लम देखा गया है। तो इन 4 जो प्रॉब्लम है, डिफ़िकल्टीज एरिया को पहचानना है और उसको आपको क्या करना है, एक कोई भी शिक्षण विधियां, टीचिंग टेक्निक लगा करके जो आप दूर करते हैं वो चीज़ कहलाता है रेमेडियल टीचिंग। फ्रेंड्स, जनरली अगर आप सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं और 1 to 5 कर रहे हैं, तो एक चीज़ आपको आपके माइंड में रखना होगा कि आपको एज अ टीचर सोचना है। ठीक है, एज अ टीचर सोचना है। और 1 to 5 के लिए यदि कर रहे हैं तो आपको ये सोचना है कि आप जो हैं वो 11 वर्ष से
कम आयु के बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं और उसके हिसाब से सोचना है, ना कि अपने हिसाब से सोच लेना है। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि रीजंस क्या हो सकते हैं, डिफ़िकल्टीज़ के रीजंस क्या हो सकते हैं। तो पहला तो रीजन होता है कि स्लो रिस्पॉन्स। कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि बच्चे क्लास में क्या करते हैं, काफ़ी स्लो रिस्पॉन्स करते हैं। मतलब आप पढ़ा रहे हो, आपको कुछ वो जवाब ही नहीं देगा, कुछ बोलेगा ही नहीं, चुपचाप बैठा रहेगा। तो एक तो ये रीजन होते हैं। दूसरा रीजन होता है स्पेलिंग मिस्टेक्स। बच्चे जब लिखते हैं तो बहुत टाइम्स वो क्या करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स कर देते हैं। तीसरा प्रॉब्लम होता है रीडिंग प्रॉब्लम। कई बच्चों को आप लैंग्वेज पढ़ा रहे हो और कुछ पढ़ा रहे हो तो उनको रीड करना नहीं आता है उस चीज़ को। आप यदि इंग्लिश पढ़ा रहे हो, इफ़ यू आर टीचिंग हिम इंग्लिश, ही डोंट नो हाउ टू रीड इंग्लिश, वो इंग्लिश कैसे पढ़ा जाए इस चीज़ को नहीं जानता है। और नेक्स्ट जो रीजन है वो फियर फ्रॉम सब्जेक्ट। वो क्या करता है, उसको उस सब्जेक्ट का काफ़ी खौफ होता है, डर होता है। सपोज दैट अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो बच्चा का अगर इंग्लिश वीक है, बच्चा इंग्लिश समझ में नहीं आता है, तो उसको इंग्लिश सब्जेक्ट से बहुत डर लगता है। उसके बाद लैक ऑफ क्रिएटिविटी। लैक ऑफ क्रिएटिविटी कहने का मतलब यह हुआ कि उस बच्चा में नया कुछ खुद से नहीं करता है। वो आपने जितना पढ़ाया, जितना समझाया, बस उतना ही रटेगा, याद करेगा। हालांकि रटना तो बिल्कुल ही गलत बात है, लेकिन उससे आगे वो कभी अपना नया करके कुछ नहीं लाएगा। उसके बाद क्या है, वीक इन प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर। उसका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर होता है वो भी काफ़ी वीक होता है, कमज़ोर होता है। उसके मेमोरी, हो सकता है कि उसके मेमोरी वीक हो, कमज़ोर हो। ये भी रीज़न हो सकता है उसके वीक स्लो लर्नर होने का। या उसके पुअर कॉम्प्रिहेंसिव पावर। हो सकता है कि वो उसकी जो समझ है, मतलब क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो उसमें एक्चुअल में होता है क्या कि आप कोई टॉपिक को यदि पढ़ा रहे हैं तो सारे बच्चों को एक साथ समझ में नहीं आ जा, एक बराबर समझ में नहीं आएगा। कुछ कुछ बच्चे को कम, कुछ को ज़्यादा समझ में आता है। तो इट मे बी कि उसका जो कॉम्प्रिहेंसिव पावर है वो क्या है, वीक है, उसको पूरा पूरा बात समझ में नहीं आता है। या मे बी लैक ऑफ लर्निंग मोटिवेशन। उसको क्या किया है, किसी ने मोटिवेट ही नहीं किया है पढ़ने के लिए, या मोटिवेशन की कमी है। कभी वो चाहा भी है तो किसी ने उसको डिमोटिवेट कर दिया है। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। उसमें कई बार आप यदि टीचर हैं या कभी पढ़ाते होंगे तो देखते होंगे बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस की काफ़ी कमी होती है। बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस होता ही नहीं है। वो चाहता तो है अंदर से आना, बोलना, कुछ बताना, बट उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या करता है, जवाब दे जाता है और वो चुपचाप रह जाता है। या एक जो उससे भी ये है प्रॉब्लम, वो है फॉरगेटिंग वेरी क्विकली। वो किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी भूल जाता है। इट मे बी कि ये भी रीजन हो सकते हैं उसको स्लो लर्नर होने का। तो ये जो सारे फ्रेंड्स थे वो क्या थे, रीजन ऑफ लर्निंग डिफ़िकल्टीज। लर्निंग डिफ़िकल्टीज के ये सब रीजन थे। अब हम लोग जानेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेमेडियल टीचिंग, इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, क्यों पढ़ाना है, क्या महत्व है। तो हम लोग पढ़ाते हैं टू रिमूव द प्रॉब्लम रिगार्डिंग लैंग्वेज। क्या करते हैं, उसके प्रॉब्लम को, टू रिमूव द प्रॉब्लम रिगार्डिंग लैंग्वेज। उसको लैंग्वेज संबंधी जो भी प्रॉब्लम होता है उस प्रॉब्लम को हम लोग दूर करने के लिए पढ़ाते हैं। या टू रिमूव देयर स्ट्रेस। कभी कभी बच्चा काफ़ी स्ट्रेसफुल होता है, उसके स्ट्रेस को आपको क्या करना है, रिमूव करना है एज ए टीचर। या मे इन्हांस लर्निंग इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन। आपको क्या करना है, बच्चों को लर्निंग में इंटरेस्ट जगाना है। अगर आप इंग्लिश टीचर हैं या कोई भी लैंग्वेज टीचर हैं या किसी का भी टीचर है, उस सब्जेक्ट में प्रॉपर उस बच्चे को इंटरेस्ट पैदा करना है। अगर आप उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट पैदा करते हैं तभी वो बच्चा पढ़ेगा। और उसको, बच्चा को हमेशा मोटिवेट करना है, कभी भी भूल से भी डिमोटिवेट नहीं करना है। टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। और बच्चा में भरना है आपको, सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी क्या करना है, भरना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उसको एक तरीक़ा से उपचार कर रहे हैं उस बच्चे को, आप उसको रेमेडियल क्लासेस दे रहे हैं।
या आप उसको करेक्शन टीचिंग कर रहे हैं, या आप बोल सकते हैं प्रिपरेटरी टीचिंग आप उसको कर रहे हैं। नेक्स्ट है टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान देना है। जब भी आप बच्चे को टीच करते हैं तो अब बच्चों के साथ एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनाना है। कभी कभी बच्चे के साथ टीचर का संबंध ऐसा होता है, वो इतना डरा हुआ रहता है कि टीचर से वो कुछ बोलना ही नहीं चाहता है, तो ये प्रॉब्लम होता है। तो बच्चों के साथ आपको क्या करना है, इंटरपर्सनल रिलेशन बनाना है, जिससे बच्चे अपना प्रॉब्लम आपको बता सके, ना कि आपसे डरे। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं एक्टिविटीज़। अब इतने सारे प्रॉब्लम तो हैं, तो एक कौन सा एक्टिविटीज़ करके हम ये सारे प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, इनकरेज ऑफ एवरी अचीवमेंट। हर छोटा से छोटा अचीवमेंट पे आपको ध्यान देना है। यानी कि बच्चा यदि कुछ भी करता है, थोड़ा सा भी अच्छा काम किया, तो उसको आपको उसके अचीवमेंट को इनकरेज करना है, प्रोत्साहित करना है। ये काम करना बिल्कुल ना भूलेंगे आप। दूसरा है गिविंग इम्पॉर्टेंस इन द क्लास। क्लास में आपको इम्पॉर्टेंस देना है हर बच्चा को। कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई लोग जो स्लो लर्नर होते हैं उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, ऐसा लगता है गिफ्टेड बालक ही सब कुछ है। नहीं, ऐसा नहीं करना है, आपको इनकरेज करना है, उसको इम्पोर्टेंस देना है। और तीसरा सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट एक्चुअल में क्या होता है, जो बच्चे स्लो लर्नर हैं, एज ए टीचर आपको क्या करना है, उस बच्चा को आपको आगे बैठाना है, फर्स्ट बेंच सेकंड बेंच पे बैठाना है, और ताकि वो आपकी नज़र उस पर रहे और आप अच्छे से उसको डायग्नोस कर पाओ और देख पाओ कि बच्चे में एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, वो लिख नहीं पाता है, पढ़ नहीं पाता है, या क्या प्रॉब्लम है आपको समझ में आएगा यदि आप स्लो लर्नर बच्चे को आगे बैठाते हो। तो आपको क्लास में यूज़ ऑडियो विजुअल एड्स, क्लास में आपको ऑडियो विजुअल एड्स को यूज़ करना है, इससे भी बच्चों में काफ़ी हेल्प होती है। नेक्स्ट है टीच विथ बेसिक। आपको बच्चों को क्या करना है, काफ़ी बेसिक से पढ़ाना है शुरू से। मतलब कि आप कोई भी चैप्टर यदि पढ़ाना शुरू किए हैं, कोई भी चैप्टर, तो आप सबसे पहले उस चैप्टर में जो भी टॉपिक, सपोज दैट आपने नाउन पढ़ाना शुरू किया या कोई भी टॉपिक पढ़ाना शुरू किया, तो आपको क्या करना है कि उसको प्रीवियस नॉलेज चेक करना है। प्रीवियस नॉलेज के बाद ही आप बेसिक पर लाइए और उसके बाद आगे बढ़ाइए। डायरेक्ट आप पॉइंट पे आके पढ़ाना शुरू करेंगे तो बच्चे नहीं समझ पाएंगे। नेक्स्ट है टीच विथ फ्रेंडली बिहेवियर। और बच्चे को थोड़ा देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि उसको कैसे, कौन सा बिहेवियर से टीच करना है, फ्रेंडली बिहेवियर से टीच करना है, तभी बच्चा अपना प्रॉब्लम आपसे शेयर कर पाएगा। यदि आप फ्रेंडली बिहेवियर से बच्चा को टीच नहीं करते हैं तो कभी भी वो बच्चा आपको अपना प्रॉब्लम शेयर नहीं करेगा, और वो बच्चा को आप ना तो डायग्नोस कर पाएंगे और ना ही उसको कोई भी करेक्शन कर पाएंगे या कोई प्रिपरेटरी क्लास आप दे पाएंगे। नेक्स्ट है इंटरेक्ट विथ पेरेंट्स। और चूँकि आप जो हैं, यदि आप 1 to 5 सीटेड के लिए कर रहे हैं प्रिपरेशन, तो मैं थोड़ा देर पहले भी बताया था कि आपको 11 वर्ष से कम उम्र के बच्चा के अकॉर्डिंग सोचना है। तो उसके लिए आपको उनके पेरेंट्स से इंटरेक्ट करना होगा। जो बच्चा का प्रॉब्लम है उनके पेरेंट्स से शेयर कीजिए, और जो बच्चा का घर में प्रॉब्लम है पेरेंट्स टीचर के साथ शेयर करेंगे। इस तरीक़ा से बच्चों को आप काफ़ी अच्छे ढंग से उनका जो प्रॉब्लम है वो दूर कर पाएंगे। और यदि 6 to 8 आप कर रहे हैं तो 6 to 8 में क्या होता है, आपको 14 वर्ष के हिसाब तक के सोचना है। और जब भी आप पेपर में बैठे तो आपको एज ए टीचर सोचना है, नॉट एज अ कॉमन पीपल। एज अ कॉमन पीपल नहीं सोचना है। तो यही कुछ ऐसे क्वेश्चन, ये कुछ नोट्स थे जो रेमेडियल टीचिंग के ऊपर बेस्ड था। यदि आपको ये नोट्स अच्छा लगा हो या फिर ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। और रेमेडियल टीचिंग पे कुछ ऑब्जेक्टिव या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। इफ़ यू नीड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेमेडियल टीचिंग, I will provide you very soon. Thank you very much for watching this videos.